आखिर क्यों शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर अपना देश छोड़कर भागना पड़ा? क्या ये कोई पॉलिटिकल रीजन था या फिर यूएस और चाइना जैसे देशों का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था? एक आरक्षण को लेकर लोग इतने एग्रेसिव हो गए कि वो दंगों पर उतर आए और देश की पीएम को अपना देश ही छोड़ना पड़ गया। वहां रहने वाले हिंदू समाज के लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, इन सभी सवालों के पीछे छुपी कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बात है 1970 की, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरी तरफ था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। इन इलेक्शनों में ईस्ट पाकिस्तान जीत जाता है, जिसके लीडरशिप शेख मुजिबर रहमान थे जो कि शेख हसीना के फादर थे। परंतु जो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप थी ना, वह उन्हें पीएम मानने से इनकार कर देती है। इलेक्शन जीतने के बाद पीएम बनने पर शेख मुजिबर रहमान गुस्से में आ जाते हैं और पाकिस्तान से जंग छेड़ देते हैं। साल 1971 में भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करा लेते हैं और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस टाइम शेख मुजिबर रहमान के साथ सीनियर आर्मी ऑफिसर जिया उर रहमान का बहुत बड़ा रोल था। यह दोनों ना उस टाइम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उस टाइम ना बांग्लादेश में जमात-ई-इस्लाम ग्रुप था, जिसके लोग यह नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश को आज़ादी मिले। इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को काफ़ी सपोर्ट किया, परंतु ये कुछ खास नहीं कर पाए। बांग्लादेश में इन्हें रजाकार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गद्दार। शेख मुजिबर रहमान के पीएम बनते सबसे पहले जो काम किया गया था वो था रजाकार का निपटारा करना, जैसे उन्हें जेल में डाल दिया गया और फांसी पर लटका दिया। अब बांग्लादेश की आर्मी में दो गुट बन गए, एक मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश की आर्मी में थे और दूसरे वो जिनकी पोस्टिंग वेस्ट पाकिस्तान में होती रहती थी। मुक्ति बाहिनी के लोगों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला और शेख मुजिबर रहमान इनके लिए अलग से कोटा लेकर आए, जिसमें लगभग 5% ट्राइबल कम्युनिटी, 10% बैकवर्ड, 10% युद्ध में पीड़ित महिलाओं के लिए, 30% अकेले मुक्ति वाहिनी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के लोगों के लिए था। बस यही 30% वाला मुद्दा इस पूरे फसाद की जड़ है जिसमें बांग्लादेश आज भी जल रहा है। शेख मुजिबर रहमान चाहते थे कि देश में बस उनकी ही पार्टी रहे और वह एक तानाशाह की तरह काम करने लगे। इस बात से गुस्सा होकर कुछ आर्मी ऑफिसरों ने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजिबर रहमान के घर पर हमला किया और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। शेख हसीना और उसकी बहन उस टाइम जर्मनी में थी, इसलिए वह बच गई। इन दोनों बहनों को इंदिरा गांधी ने प्रोटेक्शन दिया और इंडिया बुलाया। यह 1975 से 1981 तक न्यू दिल्ली में रही थी। अब मौके का फ़ायदा उठाकर जिया उर रहमान, जो कि शेख मुजिबर रहमान के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वह पूरी कमाल संभालते हैं और अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि आज बहुत पॉपुलर है। परंतु कुछ अपोजिशन पार्टी और कुछ मिलिट्री ऑफिसर मिलकर प्लान बनाते हैं कि जिया उर रहमान को मारना। वह 30 मई 1981 को जिया उर रहमान को मार देते हैं। फिर इसके बाद जो जिया उर रहमान की पार्टी होती है ना, उसकी पार्टी को उनकी वाइफ संभालती है, जिसका नाम खालिदा जिया होता है, और दूसरी तरफ शेख हसीना अपने फादर की पार्टी को लीड करती है। अब 1991 में इलेक्शन हुए जिसमें BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया जीत जाती है और शेख हसीना हार जाती है। दोनों में दुश्मनी पहले से ही थी, अब और बढ़ जाती है। अगले इलेक्शन 1996 में शेख हसीना जीत जाती है और अगले ही साल 1997 में वो फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए कोटा बढ़ा देती है। इन दोनों की दुश्मनी का एक व्यक्ति फ़ायदा उठाता है, जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस, जो फ़िलहाल बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं। ये US में पढ़ाई करके आए थे और आते ही ग्रामीण बैंक बनाए, जिसमें गरीबों को छोटे छोटे लोन मिलते थे, जिससे ये जल्दी ही पॉपुलर हो गए और इन्हें लोगों से सिंपैथी मिलने लगी। अब 2008 में शेख हसीना जीती और 2010 में फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए कोटा बढ़ा दिया, यानी कि ग्रांड चिल्ड्रन, और खालिदा जिया को करप्शन में फंसाकर जेल में डलवा दिया और वह अभी तक जेल में है। अब 2018 आ जाता है और स्टूडेंट इस कोटे के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, क्योंकि देश में काफ़ी बेरोजगारी फैल रही थी। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा उठने लगा, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही, जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चिटगोंग शामिल है। स्टूडेंट का कहना था कि फ्रीडम फाइटर और उनके बच्चों को जितना कोटा मिलना था मिल चुका और अब ग्रांड चिल्ड्रन को भी। मामला इतना बढ़ जाता है कि केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और स्टूडेंट सड़कों पर दंगे के लिए उतर आते हैं और स्टूडेंट के साथ कुछ अपोजिशन पार्टी वाले लोग भी सामने निकलते हैं। परंतु कुछ अपोजिशन पार्टी और कुछ मिलिट्री ऑफिसर मिलकर प्लान बनाते हैं कि जिया उर रहमान को मारना। वह 30 मई 1981 को जिया उर रहमान को मार देते हैं। फिर इसके बाद जो जिया उर रहमान की पार्टी होती है ना, उसकी पार्टी को उनकी वाइफ संभालती है, जिसका नाम खालिदा जिया होता है, और दूसरी तरफ शेख हसीना अपने फादर की पार्टी को लीड करती है। और अब लोग शेख हसीना के रिजाइन का मुद्दा भी उठाने लगते हैं और पीएम के हाउस पर
भारी भीड़ पहुंच जाती है। अब गवर्नमेंट को भी समझ आ गया था कि मुद्दा उनके हाथ से निकल चुका है। একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করছে। সেই জায়গা থেকে আমরা ছাত্র নাগরিক হাজার হাজার ভাই বোনের জীবনের বিনিময় যে গণঅভ্যুত্থান। अब आर्मी के ऑफिसर शेख हसीना से कहते हैं कि आपके पास बस 45 मिनट हैं क्योंकि लोग पीएम हाउस की तरफ आ रहे हैं। अब रिजाइन दीजिए और देश को छोड़कर निकल जाइए। शेख हसीना ऐसा करने से मना कर देती है और आर्मी ऑफिसर उनसे कहते हैं शायद आपको अब टाइम मिल रहा है, बाद में कहीं ये टाइम भी ना मिले। फिर शेख हसीना रिजाइन देकर इंडिया आ जाती है बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। अब अपोजिशन पार्टी के लोग शेख हसीना की पार्टी के फेवर वाले लोगों का कत्लेआम शुरू कर देती हैं, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। उन्हें मारा जाता है, चौराहे पर लटकाया जाता है, आग लगा दी जाती है ताकि वे लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यह महज एक छोटा सा रिजर्वेशन का मुद्दा था जिसकी आग इतनी फैल गई कि आज भी बांग्लादेश इसकी आग में जल रहा है। और अब शेख हसीना कहाँ है और इसमें किन किन देशों का हाथ शामिल था और कौन कौन से देशों को फायदा हुआ। रिजर्वेशन के मामले को भीषम दंगे में बदलने के पीछे किसका हाथ है, इन सभी सवालों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे।